पहले राजस्थान देखते हैं। राजस्थान के पहले नंबर जो आने वाले हैं वो ढूंढार क्षेत्र के नंबर है। यहां पर बीजेपी 36 से 40 सीटें पाने वाली है और कुल सीटें यहां 58 है। तो बीजेपी की बढ़त पहले ही क्षेत्र में नजर आ रही है। कांग्रेस पिछड़ रही है 16 से 20 में और अन्य को 1 से 3, यानी बीजेपी 36 से 40 ढूंढार क्षेत्र में पा रही है। ये ईटीजी का सर्च का सर्वे बता रहा है। अगला क्षेत्र जो है वो मारवाड़ का है। मारवाड़ में कुल 61 सीटें हैं और इसमें भी बीजेपी को बढ़त हासिल है 31 से 37 और यहां 21 से 27 कांग्रेस पार्टी को, 1 से 5 अन्य को, यानी कि बीजेपी यहां पर भी कांग्रेस को पिछाड़ रही है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान में जो उम्मीदें लगा के बैठी है वो अपसेट होती हुई नजर आ रही है कि नहीं। तहसीन जी, नंबर देखिएगा बहुत नजदीकी से। अब मेवाड़ की सीटें अगर हम देखें तो यहां भी कांग्रेस 15 से 19, लेकिन बीजेपी 21 से 27। इस क्षेत्र में 43 सीटें हैं और बीजेपी यहां पर भी आगे नजर आ रही है, 1 से 3 अन्य को जा रहे हैं। कांग्रेस पिछड़ती हुई 15 से 19 के बीच में। और इसके बाद हड़ौती जो क्षेत्र है यहां 17 सीटें हैं, बीजेपी को 11 से 13 और कांग्रेस को 3 से 7 ये नजर आ रहा है सर्वे में, अन्य को 0, यानी कि बीजेपी यहां पर भी एडवांटेज में है। अब शेखावटी रीजन देखें, अगर शेखावटी क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। 21 सीटें हैं यहां पर, 10 से 12 सीटें बीजेपी की, 7 से 11 सीटें जाने वाली है कांग्रेस को, ऐसा ईटीजी रिसर्च का अनुमान है। अन्य को 0 से 2। बीजेपी की बढ़त यहां भी, यानी कि अब तक के जितने हमने रीजन देखे सब में बीजेपी को बढ़त। ओवरऑल अगर राजस्थान की आप सीटें देखें तो सीटें आपके स्क्रीन पर 114 से 124 बीजेपी को और 68 से 78 कांग्रेस को जाती हुई, अन्य को 6 से 10। तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबली राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। वोट परसेंटेज अगर देखें, बीजेपी लगभग 44% और 42% पे कांग्रेस, यानी कि 2% का लगभग फर्क है और 14% अन्य को जाता है। और अगर इसे कंपेयर करें हम 2018 से, तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर 73 पे बीजेपी थी। अब ये 114 और 124 के बीच में, जुलाई में, सितंबर में थोड़ा सा पिछड़ी थी बीजेपी, लेकिन रिकवर किया है 114 से 124 वापस, जो आज का सर्वे बता रहा है। और कांग्रेस जिसने सितंबर में थोड़ा रिकवर किया था, अब फिर पिछड़ती हुई नजर आ रही। ये पूरा ग्राफ बता रहा है आपको कि कांग्रेस थोड़ा सा उठी थी, लेकिन फिर जो राजस्थान में हर बार होता है, एक सरकार आती है दूसरी जाती है, वही लगभग नजर आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस जो है बार बार कह रही थी कि इस बार तीनों हिंदी हार्टलैंड स्टेट जीतेगी, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में तो ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। सुधांशु जी, देखिए, राजस्थान कांग्रेस के लिए एक अलग प्रकार का विचित्र राज्य रहा है। ये एक ऐसा राज्य रहा जहां पर जिस व्यक्ति को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे थे, अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। ऐसा उदाहरण आपको भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी खेमे के मान लिए गए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी बागी खेमे में मान लिए गए और ऐसा हुआ कि ऑब्जर्वर गए और उनसे कोई मिला नहीं। और जिस प्रकार का आंतरिक द्वंद्व, यानी एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ, अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ अगर सीडेशन वाले लॉ तक का प्रयोग किया, तो ऐसे विचित्र उदाहरण मिले तो मानी बात है वहां की जनता त्रस्त होगी। परंतु मेरा यह मानना है कि जो ट्रेंड माना जा रहा था, सर्वेक्षण को माने पिछले दिनों में, उसके मुकाबले छत्तीसगढ़ में भी भाजपा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव से मत प्रतिशत माने या कुछ महीने पहले का, यहां भी पिछले चुनाव के मुकाबले मत प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान में भी चुनाव सबसे दूर है, यानी 25 तारीख को है। तो अभी एक तरीके से देखा जाए, चुनाव अभी अपने पूरे उठान पर नहीं आया। इसके बावजूद अगर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि जब चुनाव परिणाम तक स्थिति पहुंचेगी, तो मैसिव एंड डिसाइसिव विक्ट्री, यानी निर्णायक और प्रभावी जनादेश और 2/3 से अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से लेकर 3/4 बहुमत के बीच में प्राप्त होने की मैं संभावना देखता हूं।
तहसीन पूनावाला, अल्टीमेटली अशोक गहलोत का गवर्नेंस रिकॉर्ड और जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताई, जो आपसी कला, बल्कि जो दिल्ली के गलियारों में चर्चा है वो तो ये है कि अभी सीट टिकट्स डिक्लेरेशन की जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमेटी की, उसमें सचिन पायलट उठकर चले गए थे, गौरव गोगोई उनको मनाकर वापस लाए, क्योंकि जितने पिछली बार अशोक गहलोत ने दूसरी पार्टियों से लिए थे लोग, उनको पेबैक के टाइम में वो टिकट्स देना चाह रहे थे, आपसी कला हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने मीटिंग में अपने सुर उठा दिए थे और राहुल गांधी सामने बैठे थे और सोनिया गांधी को मध्यस्थता करनी पड़ी। मैं नहीं जानती अंदर की बातें हैं कितनी सच हैं कितनी गलत, पर ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जरूर चल रही हैं। तो तहसीन पूनावाला जी, जितनी सुहानी कांग्रेस की अंदर की स्थिति आप दिखाना चाह रहे हैं शायद उतनी नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं चर्चाओं की जिसका कोई सबूत नहीं है। सबूत है कि बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, राजस्थान के अध्यक्ष, उनके घर पे पत्थरबाजी हुई, उनके ऑफिस को जलाया गया। सच ये है कि जगह जगह पर बीजेपी के ऑफिसेस को जलाया जा रहा है और वहां पर पत्थरबाजी हो रही। सच ये है कि राठौड़ जी जहां पर जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे वहां पर उनको काले झंडे दिखाए जा रहे। सच ये है कि विमेन रिजर्वेशन बिल पर एक लौटी महिला जो स्टेज पर थी, वसुंधरा राजे, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। सुधांशु जी बता दें कि उनके मुख्यमंत्री के दावेदार और चेहरा कौन है। ये तो नहीं कि राजस्थान के प्रदेश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके पास न नेता है, न नेतृत्व है, न इनके पास कोई पॉलिसी है। बीजेपी की जो बात कही, क्या आपके पास चेहरा है नहीं राजस्थान के लिए, या ज्यादा चेहरा है, ज्यादा चेहरे हैं इसलिए सरदर्द भी ज्यादा है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा सबूत वो है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार में राजस्थान सबसे नंबर 1 पे रहा। राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की इतिहास नहीं था, परंतु सर तन से जुदा हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ। पीएफआई की रैली निकली तो राजस्थान में निकली। और जहां तक आंतरिक मतभेद के बारे में बात है तो तहसीन भाई को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अजय माकन जी की टीवी पे बाइट है कि लोग मिलने के लिए नहीं आए विधायक, मैं जाऊंगा और जाकर इस बात को रिपोर्ट करूंगा। तो एक विधायक ने शांति धारीवाल जी के लिए कहा कि उनका स्क्रू खिसक गया है। याद करिए, राजेंद्र गुड्डा ने सदन के पटल पर, मंत्री मतलब सरकार, सदन का पटल, विधानसभा का यानी सबसे ऑथेंटिक प्लेस, वहां पे कहा कि मेरे पास सबूत है लाल डायरी में भ्रष्टाचार का। और उसके बाद उस परिसर में क्या मारामारी हुई उस लाल डायरी को पाने के लिए। मुझे लगता है इसके बाद भी किसी को सबूत ना दिखाई पड़ रहा। और गहलोत जी का बयान याद करिए सचिन पायलट के बारे में कि वो थोड़ा अच्छा दिखने से राजनीति करना नहीं आ जाता है। अरे भाई, राजस्थान तो शीशे की तरह साफ है। और मैं पुनः कहूंगा कि अगर तहसीन जी को इस बात के लिए आशा है कि जो फेंस सिटर है, अब देखिए उनका तर्क कितनी सहजता से बदल जाता है कि छत्तीसगढ़ में तो कह रहे हैं कि फेंस सिटर चूंकि जीत रही है कांग्रेस तो उनकी तरफ आएगा, मगर राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है, मगर इसके बावजूद फेंस सिटर उनकी तरफ आ जाएगा। तो मान्यवर, मेरा मानना। और तीसरी बात ये फेंस सिटर में है कौन, जरा ये तो बताइए। वो तथाकथित INDIA वाले ही तो है ना। तो वो INDIA वालों के ही वोट एक दूसरे के ऊपर खाने और उसके ऊपर कमाने और उसके ऊपर सत्ता को पाने का ही संघर्ष दिखाई पड़ रहा है क्या? सवाल आशुतोष जी यही कि अगर छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है कि कांग्रेस आगे है, लेकिन राजस्थान में जुलाई के मुकाबले सितंबर में रिकवरी हुई है कांग्रेस की, पर फिर नीचे डिक्लाइन, इसका कारण क्या है? मैंने आपके तीनों सर्वे में मैंने हिस्सा लिया था, जो जुलाई वाला था, सितंबर वाला था और उसके साथ ये वाले। जुलाई में करीब 1.5% का गैप था दोनों के बीच में, और जो सितंबर में हुआ उसमें ये गैप 0.6% हुआ, और सीटों का जो गैप था सिर्फ 4% हुआ। और अब एक महीने के बाद वो गैप लगभग 2% का है और सीटों का करीब 30 से सीटों का है। अब फर्क इस बात को लेकर कि इस दौरान क्या हुआ है जिसकी वजह से ये बदलाव देखने में आया। जब जुलाई से सितंबर के बीच की बातचीत हो रही थी, उस वक्त क्या हुआ था कि एक परसेप्शन राजस्थान के अंदर गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर किया जा रहा, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा, उनको मंच पे आने के बावजूद उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। अब अक्टूबर के बाद अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को अकोमोडेट किया गया है, उनके लोगों को टिकट दिया गया है और उनको इज्जत देने जैसी बात दिखाई पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उसका असर आपके सर्वे में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंट है। कांग्रेस पार्टी तो मुझे अगर वो 70 से 72 सीट लेकर आती तो मैं इसका क्रेडिट अशोक गहलोत को दूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल के अंतर्गत जिस तरीके के वेलफेयर मेजर्स लिए हैं,
वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति में केंद्र में स्थापित, लेकिन जो झगड़ा सचिन पायलट के साथ था वो झगड़ा अभी भी लोग भूले नहीं है, और जो एमएलएस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपनी सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत ने एमएलएस को पूरी छूट दे दी थी, जिसका खमियाजा आप उनको भुगतना पड़ रहा। बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को हो रहा है। अवनीजेश अवस्थी जी, तो ये जो इंडी अलायंस है, रिवाइवल ऑफ कांग्रेस है, ये थियोरी कहां तक आप समझते हैं कि सही है? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है कि इंडिया अलायंस का तो आपने सच्चाई देख ली है। ये जो राज्य, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो तू मैं हुई है, चिरकुट नेता और अपने बाप का नहीं हुआ, इस तरीके की, इस हद तक, इस स्तर तक हुई है। उस स्तर के बाद भी अगर ये कहेंगे कि सिर्फ हमें नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हम साथ हैं, तो देश की जनता क्या सचमुच उन पर विश्वास कर सकती है? देश की जनता क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ हराने के लिए इनको वोट दे सकती है क्या? जबकि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, इनके पास कोई नहीं है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वहां के मंत्रियों ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लाल डायरी का जिक्र तो अभी किया ही सुधांशु जी ने कि वहां पर उस डायरी को लेके भागे, छीना झपटी हुई, अगर उसमें कुछ नहीं था तो छीनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बड़ी साफ सी बात है कि सुधांशु जी ने ठीक कहा कि जो वहां पर अशोक गहलोत के खिलाफ या कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वहां पर जो वातावरण है, जो सांप्रदायिक सद्भाव, दलितों और महिलाओं के खिलाफ जो वहां पर अत्याचार हो रहा है, उसमें राजस्थान निश्चित रूप से नंबर है। और देश की, राजस्थान की जनता इस बात को महसूस कर रही है।